हेलो एवरीवन। आज है तारीख 18 जून 2025। तो आज के द हिंदू के हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, पहला होगा कि भारत ने G7 सम्मेलन में भागीदारी दिखाई है, तो उसका भारत का रुख किस तरफ है ये हम देखेंगे। दूसरा है कि केरल ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया उसको बैन करने का। इसके बाद तीसरी न्यूज़ होगी कि इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है उसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो हमारी पहली जो न्यूज़ है, विल हाईलाइट प्रायोरिटाइज ऑफ ग्लोबल साउथ एट G7 मोदी। तो ये मोदी जी कह रहे हैं। क्या हुआ था कि जो कनाडा में अभी सम्मेलन हुआ है G7 का, वो इमीडिएट मीटिंग हुई है। उसमें हालांकि कुछ भी खास नतीजा नहीं निकला है, फिर भी तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं उस बारे में, कहते हैं कि वैश्विक दक्षिण के जो देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो इन्हें विशेष रूप से खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्तीय संकट में। तो भारत इन देश की चिंताओं के प्रति समर्थन करता है। तो इन देश के प्रति हमदर्दी है, जो कि भारत ये चाहता है कि जो वैश्विक मंच है वो वैश्विक मंच मिलकर पूरे विश्व में शांति की अपील कर सकते हैं, शांति बनाने की कोई नीतियां बना सकते हैं। वैश्विक दक्षिण में चुनौतियां क्या क्या हैं जिसको लेकर मीटिंग की गई थी। सबसे पहले आर्थिक असमानता और गरीबी फैल रही है। बहुत से देशों में आर्थिक विकास जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कई देश बहुत गरीब है। जब हम अफ्रीका की कंट्रीज़ देखते हैं तो उसमें बहुत सारे गरीब देश देखने को मिलते हैं, जो कि हालांकि जितना भारत डेवलप है उतने भी डेवलप नहीं हो पाए। भारत से भी बहुत पिछड़े हुए देश हैं और काफ़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ये भी एक आर्थिक असमानता है। फिर वैश्विक और व्यापार जो है, पूरे विश्व का जो वर्ल्ड ट्रेड होता है और वित्तीय प्रणालियाँ, तो इन देशों की जो भागीदारी वो पूरी तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि इन्हें मौका नहीं मिल पाता, इनके पास इतना बजट नहीं होता कि ये इन्वेस्ट कर पाएँ। तो इसी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। जैसे अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के देश जो हैं, ब्याज दर काफ़ी होने के कारण वो विदेशी कर्जे से जुड़े, इन्हें दूसरे देशों से फिर कर्जा लेना पड़ता है और उसी वजह से फिर ये कर्जे में ही डूबे रहते हैं। उसके बाद खाद्य और ऊर्जा संकट भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। जैसे हम देखा पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर गाज़ा इजराइल का युद्ध जो चल रहा था, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो उससे क्या होगा, खाद्य और ऊर्जा संकट पूरी तरह से उत्पन्न हो जाता है। ऊर्जा की जो कीमतें वो बढ़ जाती हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उन तक पहुंच जो है वो पूरी सीमित हो जाती है। उन तक पहुंच पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है एक तरह से। जैसे अभी तेल की आपूर्ति भी बाधित तो हो चुकी है। हालांकि भारत में इसका अभी जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तेल और डीजल की, पेट्रोल की, क्योंकि ये सभी हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाकी कंट्री से, खास करके ईरान से। ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 2022-23 में ऐसा हुआ था, खाद्य मुद्रास्फीति हुई थी और अफ्रीकी देशों में खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिला था। खाद्य जो खाने वाला जो अनाज होता है, खाने पीने की वस्तु होती है, उनमें इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी कि उनके जो असुरक्षा वो भी उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। जलवायु में परिवर्तन बहुत देखा जा रहा है। सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा कभी बाढ़। फिर मौसम के प्रति काफ़ी संवेदनशील है ना, जो भी वैश्विक दक्षिण के देश हैं पूरे। अगर दक्षिण की हम बात करें, ग्रीन हाउस जो गैस है उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी जलवायु जो अनुकूलन है वो पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो वित्तीय तकनीकी संसाधनों की कमी बनी हुई है। जैसे बांग्लादेश और मालदीव के देश जो हैं समुद्र के साथ लगते हैं, समुद्र के पास हैं, तो उनमें खतरे ज़्यादा रहते हैं बाढ़ आने के, या कुछ और भी संकट आने के, सुनामी जैसी आपदाएं, है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है। महामारी जैसे कि कोविड-19 आई थी, तो इन देशों की वजह इनकी वजह से कई देशों में क्या हुआ कि जो शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां वो देखने को मिली थी, क्योंकि पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी लोगों को। शिक्षा में जो निवेश की कमी हुई है, डिजिटल डिवाइड के कारण युवा आबादी के लिए अवसर सीमित है। डिजिटल युग होने के कारण अभी अवसर सीमित मिल रहे हैं।
जैसे कि सहारा उप सहारा अफ्रीका में 30% से अधिक बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें प्राथमिक शिक्षा होती है जो मुढ़ली शिक्षा होती है, जैसे कि 1st to 5th स्टैंडर्ड तक हम प्राथमिक शिक्षा भारत में मानते हैं। तो 5th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं वहाँ तक भी 30% से ज़्यादा बच्चे नहीं उनको कंप्लीट कर पाते। आतंकवाद बढ़ रहा है, संघर्ष का खतरा बढ़ते जा रहा है। आतंकवाद देश हैं कई, जैसे कि कई जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनमें भी कई आतंकवादी देश हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम हमारे पड़ोसी की बात करें पाकिस्तान, तो ऐसे में क्या है कि जो आतंकवाद बढ़ने के कारण जो किसी भी देश का विकास होना होता है वो कम हो रह जाता है, मतलब वो देश पीछे रह जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, साहेल क्षेत्र में आतंकवादी समूहों का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, और म्यांमार में भी अभी चल रहा है। वैश्विक शासन में सीमित प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि UN होगी, विश्व बैंक हो गया, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें देशों की जो भागीदारी है वो सीमित है, इतना ज़्यादा उन्हें प्रतिनिधित्व अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जो मतलब अक्सर उनको जो उपेक्षा होती है तो वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। उदाहरण दिया हुआ है, भारत और अफ्रीकी जो देश हैं उन्होंने वैश्विक शासन सुधारों की मांग की है। मतलब जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट है ना वो हालांकि काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे देश अभी भी गरीबी में ही जूझ रहे हैं। डिजिटल और तकनीकी अंतर, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट तक पहुंच में जो कमी है नवाचार आर्थिक विकास को सीमित करती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, डिजिटल साक्षरता की कमी। तो ये उदाहरण भी दिए हुए हैं कि हमें जैसे गांव के क्षेत्र में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक भी हर जगह नहीं पहुंच पाई है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, वहाँ पर लोगों को अभी तक भी ऑनलाइन एजुकेशन या इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वहाँ तक ऐसी नीतियाँ जो बनाई तो हैं जो सरकार, भारत सरकार या और कंट्रीज़ ने, लेकिन वो पूरी तरह से गाँव तक लागू नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से गांव वाला जो क्षेत्र होता है वो पीछे रह जाता है, और जो शहर होते हैं वो ज़्यादा विकास कर जाते हैं। भारत की भूमिका क्या है इसमें? भारत जो है पूरे विश्व के जो साउथ कंट्रीज़ हैं उनमें एक प्रतिनिधि के रूप में G7 और G20 जैसे मंचों पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब इन चुनौतियों को उठाने की कोशिश कर रहा है। 2023 में भारत ने G20 की होस्ट किया था, और पूरे विश्व दक्षिण की जो प्राथमिकताएं थी जैसे कि जलवायु वित्त, डिजिटल समावेशन करना, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में पूर्ण सदस्यता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भारत की भूमिका है कि जो अफ्रीकी संघ है, मतलब अफ्रीकी यूनियन है, उसको G20 में सदस्य मेंबरशिप दिलवाने के लिए भारत ने बहुत कोशिश की थी। अब हमारी दूसरी न्यूज़ है, केरला हाई कोर्ट बैन्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इन हिली एरियाज होटल्स। मतलब कि जो हिली एरियाज़ है, पहाड़ी क्षेत्र और जो होटल्स हैं वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये 17 जून को फैसला लिया गया है, और जो इसकी बिक्री है उस पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि 2 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। मतलब अक्टूबर से इनको लागू किया जाएगा, इनकी बिक्री पर प्रतिबंध। ये प्रतिबंध पहाड़ी क्षेत्रों में शादी के जो समारोह होते हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक यूज़ होता है, होटल, रेस्टोरेंट में या सरकारी समारोह पर, सभी पर ये लागू किया जाएगा। अब देखिए इससे क्या क्या और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? मतलब प्रतिबंध में जो 5 लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें हैं, 2 लीटर से कम क्षमता वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के जो खाद्य कंटेनर हैं, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, सैशे, बेकरी बॉक्स, ये सभी शामिल हैं। प्रतिबंध कहाँ से शुरू होगा? मतलब मुन्नार, थेकड़ी, वागामोन, नेलियामथपी, अथिरापल्ली, सुल्तान बाथेरी जैसे 10 उच्च पर्यटक जो स्थल हैं पहाड़ी क्षेत्र, इन पर यह लागू किया जाएगा। होटल समारोह में भी, शादी समारोह हो गए, होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी आयोजन, इन सभी में प्लास्टिक वस्तुओं का जो उपयोग है उनको बैन किया जाएगा। इन प्रतिबंधों को होटलों और सभागारों के लिए लाइसेंस की शर्तों में शामिल किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपना होटल या सभा करना चाहता है, उसको अगर लाइसेंस चाहिए तो उसमें इस शर्त को लागू किया जाएगा कि आप उसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे।
वैकल्पिक व्यवस्था भी है। पर्यटकों के लिए जो स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में जो है वो मतलब जल किसोइक स्थापित किए जाएंगे। कांच, स्टेनलेस स्टील या बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने कंटेनरों का उपयोग होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसे होता है ना, एक का अगर हम मतलब मान लीजिए प्लास्टिक यूज़ पूरी तरह से बंद कर देते हैं, फिर क्या होगा, जो स्टील होगा, कांच होगा, है ना, तो उन्हीं से क्या होगा कि जो एक व्यक्ति मान लीजिए उसने पानी पिया तो दूसरा व्यक्ति भी उसी में पिएगा, तीसरा भी उसी में, तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो बीमारी वो भी फैल सकती है। तो इसी वजह से कुछ वहाँ यहाँ पर एक्सेप्शन रखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल जो सामग्री है उनको यूज़ करने दिया जाएगा। पर्यावरणीय चिंता हो सकती है। कोर्ट ने जो प्लास्टिक कचरे के गैर जिम्मेदारान निपटारे को देखते हुए ये फैसला लिया है, जो कि माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, मानव और पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसका कार्यान्वयन क्या मतलब किन्होंने कौन करेगा? मुख्य सचिव और स्थानीय स्वशासन विभाग के विशेष सचिव को स्थानीय निकाय, जैसे कि गांव होते हैं ना, गांव में कोई भी प्लेस हो वहां पर केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस के साथ इनको मतलब इन्होंने उनकी सहायता से इन निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया गया है। अब देखिए प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव क्या। वैसे तो हम सभी को पता ही है नॉर्मल से जो भी प्रभाव होते हैं, इसमें क्या पर्यावरण पर प्रभाव होता है। जल प्रदूषण, जैसे कोई प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में पानी में मिल जाता है और फिर पानी प्रदूषण हो जाता है, उससे जैव विविधता पर खतरा होता है। जैसे समुद्री जीव, पक्षी और भी जो प्राणी होते हैं वो प्लास्टिक को खाना समझकर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जो जानवरों की, जीवों की वजह से हमारे अंदर भी फैल सकती हैं। मिट्टी प्रदूषण होता है। लैंडफिल में जमा करके, आपको पता ही है जैसे कि प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, तो वो मिट्टी में रहकर उनके जो माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण भी होता है। इसे प्लास्टिक को अगर जलाते हैं तो क्या होता है, डाइऑक्सिन जैसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे भोजन, पानी, हवा के माध्यम से जो माइक्रो प्लास्ट होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसमें हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याएं बहुत सी देखने को मिलती हैं। रासायनिक जोखिम देखने को मिलता है। प्लास्टिक में जो मौजूदा BPA यानी कि बिस्फोनेल A और फथलेटस जैसे जो रसायन है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। खाद्य श्रृंखला पर भी समुद्री जीवों में जो माइक्रो प्लास्टिक मछलियों के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश करते हैं। मतलब मछलियां जो लोग खाते हैं, अगर मान लीजिए हमने समुद्र में या कहीं नदी में हमने प्लास्टिक फेंक दिया, तो वो प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो छोटे छोटे कण मछलियों में चले जाएंगे। तो मछली को पकड़ा किसी ने खाने के लिए, तो अब उसने मछली खाई तो उसकी बॉडी में चले गया। इसी तरह से जो पूरी एक चेन बनी होती है, फूड चेन, उसको प्रभावित किया जाएगा। आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? पर्यटन पर भी असर पड़ता है। अगर प्रदूषित वहाँ पर प्रदूषण की जगह होगी तो वहाँ पर कोई लोग घूमने के लिए नहीं आएगा। सफाई की लागत लगती है। प्लास्टिक कचरे की सफाई प्रबंधन पर सरकार, स्थानीय निकायों को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जिसका जहाँ मन होता है वहीं पर प्लास्टिक फेंक देता है। मछली पालन पर प्रभाव होता है। समुद्री प्रदूषण होता है जिससे मछली पालन उद्योग प्रभावित होगा। मछुआरों की जो आजीविका है वो भी प्रभावित हो सकती है। सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे। स्वास्थ्य सेवा पर बोझ पड़ सकता है। उसके अलावा जागरूकता की कमी भी है। कई लोगों को इसके जो इसके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में नहीं पता। जैसे गांव वाले क्षेत्रों में उन लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इससे क्या बीमारियां हो सकती है, क्या कुछ फैल सकता है। तो जागरूकता की कमी भी है एक पूरे समाज में। अब इसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं? अगर हम देखें तो वैकल्पिक सामग्री यूज़ कर सकते हैं। कांच, स्टेनलेस स्टील, बायोडिग्रेडेबल सामग्री का यूज़, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा। जागरूकता, जनता को प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं, बुरे प्रभावों के बारे में नॉलेज देनी होगी। कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिबंध और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। जब सरकार कोई भी नियम बनाती है तो उसको सख्ती से लागू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। अब हमारी जो तीसरी न्यूज़ है, हाउ इजराइल यूज्ड स्पाइस, स्मगल ड्रोन्स एंड AI टू स्टन होबल ईरान। मतलब कि ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त ख़त्म करने के लिए जो इजराइल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किए जा रहा है, और जो तस्करी किए गए ड्रोन हैं उनका यूज़ कर रहा है। ठीक है, ईरान के जो सैन्य परमाणु ठिकानों पर अटैक लगातार किए जा रहा है।
तो आज भी ये जो अटैक है, युद्ध ये चल रहा है। सबसे पहले तो जासूसी और मोसाद की जो रणनीति है, जासूसों की भर्ती की है। इजरायली अधिकारी ने यह बताया है कि मोसाद ईरान के भीतर जो असंतुष्ट ईरानी है उनको भर्ती कर सकता है, जो कि इजराइल के लिए काम कर सकते हैं। मतलब कि ईरान में ही कुछ लोगों को जासूस बनाकर वहाँ रख सकते हैं, जो इजराइल है उनको अपनी साइड ले सकता है। जासूसों की सज़ा क्या हो सकती है? ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और कुछ को फांसी दी गई है, जैसे कि इस्माइल फेकरी और प्रेदम मदनी, जो कथित तौर पर मोसाद के लिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तस्करी किए गए ड्रोन और हथियारों का यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन बेस की स्थापना इजरायली जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मोसाद के जो अंदर है ड्रोन बेस स्थापित किया गया है, जहां पर जो तस्करी किए गए ड्रोन है पुर्जों को उनको इकट्ठा करके ड्रोन बनाए जाते हैं और जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया इनसे ही होता है। स्टिक हमले, ड्रोनों का उपयोग जो ईरान के वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल लॉन्चर और परमाणु ठिकानों को ख़त्म करने के लिए किया गया है। जैसे कि करमान शाह और तबरीज़ में मिसाइल बेसों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गुप्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मोसाद ने तहरीन के पास एक 4 मंजिला ड्रोन प्लांट स्थापित किया है। तो ये एक गुप्त सीक्रेट ऑपरेशन है जो 1 साल तक गुप्त रूप से काम करेगा और हज़ारों ड्रोनों को इसने स्टोर भी कर लिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। मोबाइल ट्रैकिंग और AI ड्रोन बनाए जा रहे हैं। तो ईरान ने यह दावा किया कि इजराइल ने मोबाइल फ़ोन पर ट्रैकिंग तकनीक और AI संचालित ड्रोनों का उपयोग करके ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और जो सैन्य अधिकारी हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये ड्रोन जो है सटीक हमला करने में सक्षम है, मतलब पूरा वहीं पर ही हमला करते जिसको टारगेट किया जाए। स्नाइपर यूनिट्स या ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से इन पर ईरान पर अटैक किया गया। साइबर हमले किए जा रहे हैं। जो इजराइल है वो AI आधारित साइबर अटैक का यूज़ कर रहा है, जिसके जरिए जो परमाणु ठिकाने, बंदरगाह, ईंधन की जो प्रणाली है, सरकारी नेटवर्क, उसको टारगेट किया गया है। सटीक निशाने, AI ने इजराइल को वास्तविक समय में लक्ष्यों को ट्रैक करने और सटीक हमले करने में मदद की, जिससे जो ईरान है उसके सैन्य कमांडर और जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको निशाना बनाकर मार दिया गया है। हमलों का प्रभाव क्या होगा? जो सैन्य नुकसान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, हालांकि हो भी चुका है। ईरान में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी जो ईरान है वो कहता है कि अगर इजराइल हम पर जो अटैक बंद नहीं करेगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं। ईरान के भीतर ड्रोन बेस और जासूसों की जो मौजूदगी है उससे ईरानी प्रशासन को स्तब्ध कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की गतिविधियों को पता लगाने में विफल रही हैं। जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इजराइल के जवाब में 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं। उनकी जो इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, यरूशलेम, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब देखिए वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या है इसका। जो अमेरिका की भूमिका है, अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में हस्तक्षेप किया है। मतलब अमेरिका एक तरह से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और ईरानी मिसाइलों को रोकने में उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। उसने ईरान पर हमलों में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। क्षेत्रीय तनाव, वहाँ पर जो मध्य पूर्व में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहे हैं। मतलब जो आसपास की छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं उनको अपने अस्तित्व को खतरा लग रहा है, तो इसी वजह से उनमें भी काफ़ी असंतुलन देखने को मिलता है। ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान ने AI संचालित मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जैसे कि गैम और अल्मास, लेकिन इजराइल की जो रणनीति है उनकी जवाबी क्षमता को सीमित कर दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया इंक्रीज्ड इट्स न्यूक्लियर वॉर हेड काउंट टू 180 इन 2024, सिप्री रिपोर्ट। मतलब सिप्री की 2025 की रिपोर्ट आई है। ये 2024 इसी वजह से लिखा है कि 2024 का डेटा इसमें बताया गया है पूरा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तो 2025 में आई है, तो इसी वजह से 2025 का एडिशन है ये, लेकिन ये रिपोर्ट है 2024 की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत ने जो परमाणु हथियारों की संख्या 2024 में 172 से बढ़ाकर 180 तक कर ली है, जिससे क्या है पाकिस्तान से वो आगे निकल चुका है परमाणु हथियारों में। ये जो बढ़ावा हो रहा है, वृद्धि हो रही है भारत के परमाणु के जो मामूली विस्तार और नई डिलीवरी प्रणालियों, जैसे कि
कैंस्टराइज्ड मिसाइलें हैं उनके विकास को दर्शाती हैं, जो कि शांति समय में परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए एक मिसाइल पर कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है। भारत ने अपनी परमाणु त्रय जैसे कि हवा, जमीन और समुद्र आधारित डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया है। तो ये सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब देखिए परमाणु हथियार से रिलेटेड क्या रिपोर्ट है। जो शस्त्रागार का आकार है भारत का वो बढ़ चुका है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 172 था, अब 2025 तक 180 परमाणु हथियार हो चुके हैं। इसका आधुनिकीकरण किया जा चुका है। हवा, ज़मीन, समुद्र आधारित डिलीवरी इसको मजबूत किया जा रहा है। ज़मीन आधारित जो मिसाइलें होती हैं जिसमें अग्नि 5 मिसाइलें हैं और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल हैं, उनकी तकनीक की क्षमता और कैंस्टराइज्ड मिसाइलें हैं जो कि शांति काल में परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। समुद्र आधारित क्षमता हो सकती है। दूसरी जो स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी है INS अरिघाट है, उनका कमीशन है भारत की समुद्र आधारित ये परमाणु क्षमता को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो हवा आधारित उसमें राफेल लड़ाकू विमान है और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सैन्य खर्च की क्या रिपोर्ट है। वैश्विक पूरे विश्व में अगर रैंकिंग देखें तो भारत सैन्य खर्च में जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनमें से शामिल है। 2024 में भारत का सैन्य खर्च क्षेत्रीय तनाव और रक्षा आधुनिकी के कारण बढ़ा था। फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के। स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान दिया है, तेजस लड़ाकू विमान बनाया है, अग्नि मिसाइलें INS अरिघाट, उन्नत तकनीकों में निवेश किया है जिसमें साइबर सुरक्षा में AI संचालित हथियार हैं, उसमें अंतरिक्ष आधारित जो सैन्य प्रणाली है, तो इन सभी में काफ़ी भारत ने डेवलपमेंट किया। भारत का जो सैन्य खर्च बढ़ता जा रहा है, शक्ति संतुलन और विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ को प्रभावित कर रहा है। हथियार व्यापार में क्या रिपोर्ट है। आयात है जो भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार आयातकों देश में से एक है, खास करके रूस, फ्रांस, इजराइल, तो इन सभी से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है भारत। स्वदेशीकरण किया जाए जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत जो भारत हथियार भारत में ही बनाना शुरू कर रहा है DRDO और निजी क्षेत्रों की कंपनियों के साथ मिलकर। निर्यात, भारत ने हाल के वर्षों में निर्यात शुरू कर दिया है हथियारों का। ब्रह्मोस मिसाइलों का फिलीपींस को निर्यात किया था। और सिप्री का निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत का आयात अभी भी महत्वपूर्ण है, मतलब कि भारत अभी भी उतना निर्यात नहीं कर पा रहा है जितना कि भारत इंपोर्ट करता है हथियारों को। क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत पाकिस्तान के तनाव। सिप्री ने यह बताया कि भारत पाकिस्तान के जो तनाव है 2025 में शुरुआत होती है जब 4 दिन संघर्ष चलता है जो कि ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो उनके द्वारा ऑपरेशन या भारत के द्वारा किए जाते हैं उससे क्या जो भी गलत सूचना या सीमा पार हमले होते हैं उसके कारण ये बढ़े हैं और परमाणु संकट में बदलने का ये जोखिम था। हालांकि ये परमाणु संकट बना नहीं था। चीन क्या थी रणनीति इसमें। भारत की जो रणनीति अब पाकिस्तान पर केंद्रित नहीं है बल्कि चीन के साथ जो सीमा तनाव है, जो लद्दाख में गलवान संघर्ष के बाद उसने भारत को जो लंबी दूरी की मिसाइलें, समुद्र आधारित जो निवारण, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया कि जो चीन की जो लगातार जो क्षेत्रीय मतलब तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन अपना पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है भारत की पूरी हर एक सीमा पर। तो उसी वजह से जो भारत है वो प्रेरित हो रहा है कि हम कुछ ऐसी मिसाइलें, कुछ ऐसे हथियार डेवलपमेंट करें जिससे हम चीन का मुकाबला कर सकें। क्षेत्रीय स्थिरता, भारत पाकिस्तान के बीच जो परमाणु और पारंपरिक हथियारों के बीच जो दक्षिण एशिया में स्थिरता है उसका जोखिम भी पैदा हो रहा है। अब देखिए जलवायु और सुरक्षा क्या है। सिप्री की जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन पर भारत पर जो सुरक्षा प्रभाव है उस पर जोर देती है। खाद्य और जल असुरक्षा, जो कि सामाजिक अशांति बढ़ेगी, बाढ़ सूखे के कारण जो भी घटनाएं होगी, आंतरिक विस्थापन होगा, क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। प्रासंगिकता, भारत में जलवायु परिवर्तन सुरक्षा के बीच जो संबंध है नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती हो सकती है। शांति अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक था, विशेष रूप से जो अफ्रीका और मध्य पूर्व देश हैं। मतलब कि भारत हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र जैसे शांति मिशन है उसमें मतलब शीर्ष पर रहता है, कभी पीछे नहीं हटा, भारत हमेशा इनमें रहा है। भारत की जो शांति मिशन है उसमें भागीदारी वैश्विक शांति सुरक्षा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मतलब भारत हर एक प्रकार के जो भी शांति की नीति होती है उसमें भारत ने हमेशा ही पार्टिसिपेट किया, उसने अपनी भागीदारी दिखाई है।
क्षेत्रीय तनाव संसाधन और ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, अगर हम देखें उधर ईरान, इसराइल, गाज़ा का और भी जो मध्य पूर्व की कंट्रीज़ है उनमें जो आंतरिक दबाव मतलब जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इधर भारत पाकिस्तान के तनाव और भारत चीन के, इधर बांग्लादेश के तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक स्थिरता है उस पर भी नुकसान पहुंच सकता है। उभरती सैन्य प्रौद्योगिकियां क्या क्या हैं? जो MIRV और अन्य तकनीकें, भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है और भी जैसे ड्रोन है, साइबर हथियार हैं, तो उनमें भारत ने सैन्य प्रगति की है। आंतरिक सुरक्षा, भारत की जो सैन्य क्षमताएं 2019 का मिशन शक्ति जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट था, वैश्विक आंतरिक दौड़ में स्थिति को मजबूत करता है। सिप्री की चिंताएं क्या क्या हैं? जो भी प्रौद्योगिकियां वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नए जोखिम पैदा कर सकती हैं। जो उभर रही प्रौद्योगिकियां, जो साइबर युद्ध हो रहे हैं या स्वायत्त हथियारों के संदर्भ में, हालांकि जो हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल युग होने के कारण साइबर क्राइम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होता दिख रहा है। तो इसमें कुछ चिंताएं भी देखने को मिलती हैं। मतलब ये चिंताएं भी हो सकती है कि डिजिटल होने के कारण हर एक चीज़ में जो हमला करने का जो तरीका है वो भी डिजिटल हो जाएगा। मतलब कि साइबर अटैक जो अभी भी शुरू हो चुके हैं तो उससे ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ये थे हमारे जो आज के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने कल के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।